ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक नई वीडियो के अंतर्गत। और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि हम लोग 1885 से लेकर 1947 का जो समय काल था, इस समय काल की हम बात कर रहे थे। और इसी समय काल के अंतर्गत दोस्तों आपकी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की घटनाएं हुई थी, जो कि हमें विस्तारित रूप में पढ़ने की आवश्यकता है। जिसमें कई जो हमारे साथीगण हैं वो कह रहे हैं कि सर कृपया करके जो भी आप पढ़ा रहे हो ये 5 तारीख से पहले इसको कंप्लीट करवा दीजिएगा। तो देखो दोस्तों, मेरा जो मकसद है आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करवाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को एक बार पढ़ा दूं और ऐसा पढ़ा दूं कि आप लोगों को ये जो वीडियोज हैं, ये जो क्लासेस है, वो आगे तक काम आए। क्योंकि सीधी सी बात है यार, अगर आप लोग इसको बीपीएससी ये जो 2.0 है इसको लेकर लेकर चल रहे हो ना, तो यार सही में इसमें हमें एक तैयारी करने का समय जो है वो बहुत ही कम दिया गया था। तो अभी जो ये पूरी की पूरी जो सीरीज चल रही है, मैं ये मानकर चल रहा हूं अपने आप को कि आप लोगों के लिए लाइफ टाइम, आप नहीं तो आपके आने वाले जो साथी होंगे उनके लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये डिटेल में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, और जो कि थोड़ा समय लगेगा। हाँ, इतना है कि आपका 5 तारीख तक क्या या उसके आसपास मैं आपको इसको फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1885 से लेकर 1947 का जो समय काल है वो किसका समय काल कहलाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय काल कहलाता है। यहां पर हमारे भारत के अंदर जो ब्रिटिश काल चल रहा था, उसके जद्दोजहद यहां पर देखने को मिल रही थी, जो कि आपके कहां आता है? तो आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसी को हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे थे। ठीक, तो उसमें दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया था और कहां तक पढ़ लिया था? तो आप लोगों को पता है, उसमें मैंने आपको बोला था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसको हम 3 रूप में पढ़ेंगे, जो कि 3 चरणों में हम लोग पढ़ते भी हैं। पहला है उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण, और तीसरा है गांधीवाद चरण। जिसमें से हमने उदारवादी चरण, जो कि नरमपंथी विचारधारा के लोग कहलाते हैं, वो हमने पढ़ लिया था। अब हम जो है उग्रवादी चरण, जो कि आपका गर्मपंथी विचारधारा के लोग थे, वो हम पढ़ रहे थे। आने वाले 2 या 3 क्लास के अंतर्गत जो है उग्रवादी आपका खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग गांधीवाद चरण की ओर चलेंगे। ठीक, चलिए, तो जो हम लोग उग्रवादी चरण पढ़ रहे थे, यानी गर्मपंथी विचारधारा की जो चीजें हम पढ़ रहे थे, उसके बारे में हम लोग अब इसके आगे पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, आखिरी क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? मार्लो मिंटो सुधार पढ़ा था, जो कि 1909 की बात है। अब 1909 के आगे की कहानी को हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक, तो आगे आ जाता है दोस्तों क्या? तो वो आ जाता है 1911 दिल्ली दरबार, यानी कि बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ है, और जो दिल्ली हुई है, जो नई राजधानी हुई है, उसको परिवर्तित किया गया। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हमने अभी क्या पढ़ा था? तो मार्लेमेंटो सुधार पढ़ा था। तो उसके बाद जो अगला प्रमुख निकल के आया, वो निकल के आया दोस्तों दिल्ली दरबार। अब ये दिल्ली दरबार था क्या? तो दोस्तों दिल्ली दरबार मान लो एक तरीके से पूरा का पूरा दरबार लगाया जाता था दिल्ली के अंतर्गत, जिसमें जो ब्रिटेन के राणा रानी और राजा हुआ करते थे, उनका राज्याभिषेक किया जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो दिल्ली दरबार लगता था, ये उस समय के कहां लगता था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आयोजन हुआ करता था वो आज के वर्तमान दिल्ली के कोरोनेशनल जो पार्क है उसके अंतर्गत किया जाता था। पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। साथ ही में इसका जो उद्देश्य था, ये दिल्ली दरबार क्यों लगाया जाता था? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था ब्रिटेन के जो महाराजा थे और जो महारानी था, उनका स्वागत किया जाता था यहां पर, और साथ भारत में, और साथ ही साथ राज्य अभिषेक करने के लिए किया जाता था कि ये राजा ये रानी ब्रिटेन के हैं, जो कि भारत के ऊपर भी राज करते हैं। जैसे कि राजा और रजवाड़ों का पूरा ऐसे चलता रहता है ना, राज्य अभिषेक, जब उसको नए राजा को गद्दी पे बिठाया जाता है। तो उसी तरीके से दिल्ली दरबार लगता था, जिसमें महाराजा और महारानी का स्वागत किया जाता था और उनका राज्याभिषेक किया जाता था। ठीक, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, ये कि महाराजा और महारानी को भारत का सम्राट या फिर सम्राज्ञी घोषित किया जाता था, और यह एक ऐसा महोत्सव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, मतलब इसका आयोजन होता था, और इस आयोजन में बहुत सारा धन खर्च होता था। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है, सभी दोस्तों को पता है, जब भी किसी प्रकार का त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, या किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन होता है, उसमें पैसे तो लगते ही लगते हैं। तो ये जो महोत्सव होता था, ये इसलिए होता था कि महाराज और महारानी को क्या बनाया जा सके? भारत का सम्राट या फिर सम्राज्ञी बनाया जा सके, और ये एक पूरे के पूरा महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था।
जिसमें बहुत सारा धन खर्च होता था। और यह धन कोई ब्रिटेन नहीं देता था, यह धन भारत के लोग जो उस समय कर ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे, उसी से इसके ऊपर पूरा का पूरा व्यय यानी कि खर्च किया जाता था। ठीक। अब ये पूरा का पूरा महोत्सव कैसे चल रहा था, क्या था इसके पीछे उद्देश्य, क्या था मोटिव, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए, दिल्ली दरबार 1911 लिख लीजिए। ये कुल मिलाकर कितनी बार दरबार लगा है दोस्तों, तो 3 बार दरबार लगा है। कौन कौन से सन में लगा है, एक टेबल बना लीजिए। पहला लगा था 1877 में, दूसरा लगा था 1903 में, और तीसरा लगा 1911 में। ये जो दिल्ली दरबार है ये 3 बार दरबार लगा था, जिसमें से ये 2 इतने प्रमुख नहीं है, लेकिन 1911 वाला बहुत ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि यहीं पर ही बंगाल का विभाजन हुआ था, और यहीं पर ही जो हमारी राजधानी थी भारत की कलकत्ता, उसको स्थानांतरित करके कहां ले गए थे ये लोग, दिल्ली ले गए थे। यानी कि हमारी नई राजधानी बन गई थी भारत की, अब क्या, दिल्ली। चलिए पूरा फिर भी तीनों पढ़ लेते हैं, एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो 1877 की बात करी जाए तो उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड लिंटन, ध्यान रखिएगा, उस समय के वायसराय थे भारत के। 1903 की बात करी जाए तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन, आप लोगों को पता है, बंगाल विभाजन मशहूर है। ठीक। और 1911 की बात करी जाए तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे ये उस समय के क्या थे, तो वायसराय हुआ करते थे भारत के। तो तीनों के तीनों वायसराय को ध्यान रखिएगा, कौन कौन से किस किस समय के वायसराय थे। ठीक। अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों के समय काल में क्या हुआ था। तो एक टेबल मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है ताकि आप लोग समझ सको कि तीनों के तीनों समय काल में क्या हुआ था। तो पहले समय काल के अंतर्गत जो सम्राज्ञी यानी कि जो रानी थी यानी कि महारानी थी, उनको घोषित किया गया, और वो महारानी कौन थी, तो वो थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। और उस समय इनको एक उपाधि से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, केसरे हिंद के नाम से। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि किस दिल्ली दरबार के अंतर्गत महारानी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो 1877 में जो पहली बार आपका दिल्ली दरबार लगा था, किसके समय में, तो लॉर्ड लिंटन के समय में। उस समय जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उनको एक उपाधि दी गई केसरे हिंद की। ठीक। साथ ही साथ में दोस्तों इस दिल्ली दरबार की जो है वो बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि दोस्तों दिल्ली दरबार जो था एक पूरा का पूरा महोत्सव के रूप में था, और उसमें पैसा बहुत खर्च होता था। तो उस समय भारत सरकार या भारत जो है वो पैसा लगा रही थी किसमें, दिल्ली दरबार में। लेकिन वहां पर मेन मुद्दा यह था कि 1976 1978 के बीच में बंगाल के बीच में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था। बंगाल जो था पूरे के पूरे अकाल के रूप में घिरा हुआ था, और ये लोग धन कहां व्यय कर रहे थे, अपना दिल्ली दरबार के अंतर्गत। तो इसलिए लोगों ने इसका विरोध करना शुरू करा कि हमारे यहां पर अकाल पड़ा और तुम यहां पर वैसे ही पैसों की बर्बादी करने में लगे हुए हो। और इस दिल्ली दरबार के अंतर्गत निर्णय क्या निकल के आया, तो कोई खास विशेष निर्णय निकल कर नहीं आया। बस रानी को घोषित कर दिया गया, उनको उपाधि दे दी गई, और पैसा खर्च हो गया, उसका विरोध हो गया। निर्णय कुछ खास निकलकर इसके अंतर्गत नहीं आया था। ठीक है। दूसरा दिल्ली दरबार लगाया था दोस्तों वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में। अब 1903 की बात करी जाए तो इसमें सम्राट कौन थे, तो सम्राट थे दोस्तों एडवर्ड सेवंथ। ये उस समय सम्राट घोषित किए गए, और महारानी तो अलेक्जेंड्रा, ध्यान रखिएगा, ये उस समय महारानी घोषित करी गई। ठीक है। तो अलेक्जेंडर और महाराज जो सम्राट थे वो एडवर्ड सेवंथ को घोषित किया गया। बात करी जाए तो यहां पर जब भी घोषित किया जाता था तो सम्राट या फिर महाराज और महारानी जो थे वो भारत आया करते थे, उनका वहां पर क्या होता था, आयोजन होता था, उनको वहां पर बुलाया जाता था। लेकिन यहां पर और ना ही यहां पर किसी भी प्रकार का कोई सम्राट दिल्ली में नहीं आया। दिल्ली में इस समय जो ये 1903 में हुआ था, इसमें किसको भेज दिया सम्राट की जगह पर, तो सम्राट खुद ना आकर उसने अपने भाई जो कि ड्यूक ऑफ कॉनेट ये थे, इनको भेज दिया गया। तो डायरेक्टली आपके स्थान पर पूछ लिया जाए कि 1903 में जो आपका दिल्ली दरबार लगा था, वहां पर जो राजा या रानी थे उन्होंने अपनी जगह पर किसको भेजा था, तो उन्होंने अपने भाई को भेजा था, जिसका नाम क्या था, तो ड्यूक ऑफ कॉनेट नाम था, उसको भेजा गया था। और यह दिल्ली दरबार एक ऐसा दरबार था जिसमें दोस्तों अब तक सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ था। जितने भी दिल्ली दरबार लगे थे, सबसे ज्यादा पैसा जो हुआ था दिल्ली दरबार में यही खर्च हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन का समय था। यहां की बात करी जाए तो इसमें भी कोई खास निर्णय निकल कर नहीं आया, लेकिन लोगों ने इसका भी बहुत ज्यादा विरोध किया था। ठीक। तीसरा और लास्ट जो कि लॉर्ड हार्डिंग थे, 1911 की बात है। उस समय सम्राट घोषित किया गया किसको, तो जॉर्ज परचम को, और साथ ही साथ में महारानी विलियम मैरी को। तो ध्यान रखिएगा ये जॉर्ज परचम जो थे ये 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या थे, महाराजा थे, और महारानी कौन थी, विलियम मैरी थी।
बात करी जाए इसकी क्या विशेषता थी, तो ध्यान रखिएगा ये एक ऐसा एकमात्र सम्मेलन था या दिल्ली दरबार था जिसके अंतर्गत क्या थे, सम्राट स्वयं आए थे। अभी तक किसी के अंतर्गत भी सम्राट स्वयं नहीं आए थे भारत, ये एकमात्र ऐसा बना कि सम्राट को खुद आना पड़ा। और क्यों आना पड़ा आप लोगों को पता है उस समय कितना विरोध चल रहा था भारत के अंतर्गत। और वो कब आए थे, तो 7 दिसंबर 1911 को आए थे। कई बार डेट पूछ ली जाती है कि जो ब्रिटेन के महाराजा और महारानी थे, सम्राट और महारानी थे, वो दिल्ली दरबार भारत के किस दिल्ली दरबार के अंतर्गत आए थे, तो 1911 वाले दिल्ली दरबार के अंतर्गत आए थे। कब आए थे, तो 7 दिसंबर 1911 के अंतर्गत आए थे। ठीक, बात करी जाए कि इस दिल्ली दरबार के अंतर्गत क्या निर्णय लिया गया, तो इस दिल्ली दरबार के अंतर्गत पहला निर्णय लिया गया कि बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द हो। तो 1911 में बंगाल का विभाजन फाइनली रद्द कर दिया गया। तो जो हम दोस्तों 1906 से बंगाल विभाजन पढ़ते आ रहे थे, अब जाकर 1911 में वो रद्द हो गया। उस समय जो आपके वायसराय कौन थे, महाराज या महारानी कौन थे, क्या था, वो सब आपको पता होना चाहिए। हम लाइन से पढ़ते हुए चल रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। और दूसरी घोषणा करी गई कि अब जो है हमारी राजधानी वो कलकत्ता ना होकर क्या होगी, दिल्ली होगी। तो दिल्ली इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी। तो ये दो बड़े फैसले लिए गए इसके अंतर्गत। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि क्या क्या फैसले लिए गए थे इसके अंतर्गत, तो आपको इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो दिल्ली दरबार 1911 लगा था, इसमें बंगाल विभाजन रद्द हुआ और दिल्ली राजधानी घोषित करी गई। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, दिल्ली दरबार में जो निर्णय लिए गए थे दो प्रमुख, एक बंगाल विभाजन रद्द हुआ और दूसरा दिल्ली क्या हुई, हमारी राजधानी बनी। तो दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला, बंगाल विभाजन रद्द हुआ। तो उस समय वॉइसराय जो थे वो कौन थे, भारत के, तो वो लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय भारत के वॉइसराय थे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक आपकी समिति थी अरुणेल समिति, ठीक है। अरुणेल समिति के सुझाव पर ही 1911 में जो बंगाल था इसका पुनर्गठन किया गया था। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बंगाल जो है उसका जो विभाजन हुआ था वो रद्द कब किया गया था, 1911 में किया गया था। और साथ ही साथ में कई बार यह पूछ लिया जाता है कि बंगाल का पुनर्गठन कब किया गया था, तो वो भी 1911 में ही किया गया था। लेकिन ये जो पुनर्गठन किया गया था, वापस इसको मर्ज किया गया था, वो किस आधार पर किया दोस्तों, तो वो किया गया भाषा के आधार पर। किस आधार पर, भाषा के आधार पर। जब पूरा का पूरा जो बंगाल पहले एक हुआ करता था, अब उसको अलग अलग कर दिया गया भाषा के आधार पर। जैसे कि जो बंगाली बोला करते थे उनको एक अलग प्रांत दे दिया बंगाल के नाम से, जो अधिकतर भोजपुरी वगैरह या उससे मिली जुली भाषाएं जो बोला करते थे उनको अलग दे दिया बिहार और उड़ीसा के नाम पर। और जो असम था उसको एक अलग से कमिश्नरी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। जैसे आज का यूटी होता है ना, वैसा ही उसी तरीके असम को एक अलग से कमिश्नरी क्षेत्र घोषित बना दिया था। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से पूछ लिया जाएगा कि बंगाल का पुनर्गठन कब हुआ, 1911 में हुआ। बंगाल एक अलग प्रांत में कब बना, 1911 में हुआ। बिहार और उड़ीसा को अपना एक अस्तित्व दायित्व कब मिला, 1911 में मिला। असम को बंगाल से अलग कब किया गया, तो 1911 में ही किया गया। एक अलग प्रांत रूप में बनाया गया जो कि कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत बनाया गया था इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों दिल्ली दरबार का पहला निर्णय जो कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब आ जाते हैं इसके आगे। इसके आगे बात करी जाए तो भारत की जो राजधानी थी अब वो दिल्ली घोषित कर दी गई थी। इसका विरोध किया गया था वो बात अलग है, लेकिन दिल्ली घोषित कर दी गई थी। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि 1911 में दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली क्या कर दी गई, उसकी घोषणा कर दी गई। और दूसरा कि 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी, यह घोषणा कब करी गई थी, तो दोस्तों ये घोषणा करी गई थी 1911 में, ठीक है। और इसको लागू कब किया गया, मतलब दिल्ली कब बन गई भारत की नई राजधानी, तो 1 अप्रैल 1912 यानी कि अगले साल बनी, ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इन चीजों को आपको डिटेल में ध्यान रखना है कि कब घोषणा हुई थी और कब उसको बनाया गया था, ठीक। अब देखो दोस्तों, नई दिल्ली की पूरी रूपरेखा तैयार करनी थी। जो पुरानी दिल्ली थी उसी को ही नई दिल्ली के रूप में रूपरेखा इनको देनी थी। तो उसके लिए उस समय ब्रिटेन से एक वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट को बुलाया गया जिनका नाम था
एडविन लुटियंस। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली का पूरा कायाकल्प किसने किया था, तो एडविन लुटियंस जो थे उन्हीं के द्वारा पूरा का पूरा दिल्ली का नई दिल्ली के रूप में कायाकल्प किया गया था। उस समय ये जो थे वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट थे, दिल्ली का निर्माण करने वाले थे। ठीक, साथ ही साथ में 1911 में जॉर्ज परचम ने पुरानी दिल्ली को नई दिल्ली के रूप में बसाया। किसको? पुरानी दिल्ली को अब नई दिल्ली का रूप दिया जा रहा था। कब? 1911 में। किसके द्वारा? तो जॉर्ज परचम, उस समय जॉर्ज परचम ही थे महाराज, सम्राट। ठीक, और 1927 में नई दिल्ली का नाम दिया गया। तो कब नाम दिया गया नई दिल्ली का, नया दिल्ली नाम? तो वो 1927 में दिया गया था। ध्यान रखिएगा। साथ में ही 1931 में नई दिल्ली का क्या हुआ? उद्घाटन जो था वो वायसराय, उस समय जो लॉर्ड इरविन थे, उनके द्वारा किया गया। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि नई दिल्ली का उद्घाटन किस वायसराय के द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा इसकी क्या करी गई थी? उद्घाटन किया गया था। ओके, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं आपके 1911 के अंतर्गत जो दिल्ली दरबार लगा था उसके बारे में। अब दिल्ली दरबार के बारे में आपको इससे ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे चलें तो समय आया अब गदर पार्टी का। किसका? गदर पार्टी, जो कि कब स्टैब्लिश हुई थी? 1930 यानी कि 1913 में हुई थी। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो गदर पार्टी की पहले हम बात कर लेते हैं स्थापना की। कई की स्थापना, आखिर इसकी स्थापना कब और कैसे हुई थी? तो स्थापना की बात करी जाए तो दोस्तों ये 15 जुलाई 1913 को इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम कुछ और था, गदर पार्टी नाम नहीं था इसका। इसका नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। तो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी का पहला नाम क्या था, तो पहले नाम था दोस्तों इसका पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। ठीक है, फिर इसका नाम परिवर्तित किया गया, चेंज किया गया। कब किया गया? तो 1 नवंबर 1913 को। अब क्या नाम रखा इसका? तो इसका नाम रखा गदर पार्टी। ठीक है, ये एक प्रकार के इंटरनेशनल आंदोलनकारी थे जो इंटरनेशनल रूप में, अंतरराष्ट्रीय रूप में इसको ले जाना चाह रहे थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम कब परिवर्तित किया गया, तो 1 नवंबर 1913 में किया गया। नाम इसका रख दिया गया गदर पार्टी। बात करी जाए कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, स्थान क्या था, तो दोस्तों सेंट फ्रांसिस्को, ध्यान रखिएगा, सेंट फ्रांसिस्को एक जगह है, वहां पर एक सिटी है। क्या नाम है सिटी का? तो आपका नाम है एरिस्टोरिया, नाम है इसका एरिस्टोरिया। ये जो नाम है वहां पर 1913 में, कब? 1913 में इसकी स्थापना करी गई। वैसे इतना आपको अब ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कहां हुई थी कहां नहीं हुई थी, बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करी जाए दोस्तों जब इसको पूरी की पूरी स्थापना करी जा रही थी तो इसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक में कई बार दोस्तों नाम आ जाता है आपका सरदार सोहन सिंह भाकना का। अगर ये नाम हो तो इस पर टिक कर दीजिएगा, नहीं तो लाला हरदयाल का नाम आ जाता है, ये आता है तो ये टिक कर दीजिएगा। ये दोनों के दोनों कौन है? इसके संस्थापक है। लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे दोस्तों इसके सरदार सोहन सिंह भाकना जी। ठीक है, तो अगर स्थापना की बात करी जाए, संस्थापकों की बात करी जाए, तो ये नाम है तो इसको टिक कर दो, ये नाम है तो इसको टिक कर दो, दोनों एक साथ नाम कभी भी नहीं आएंगे। और अध्यक्ष की बात करी जाए तो ये इसके अध्यक्ष थे। अगर उप अध्यक्ष की बात करी जाए तो दोस्तों केसर सिंह गढ़ जो थे इनके उप अध्यक्ष थे। किसके? गदर पार्टी के। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बिंदु आपके एग्जाम में यहां से गदर पार्टी के रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे चलें तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गदर पार्टी जो थी ना वो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित क्या थी, एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। ये क्या था? ये अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें से अलग अलग अंतरराष्ट्रीय जो भारतीय थे वो उन्होंने एक पूरा का पूरा गढ़, एक पूरा का पूरा संघ बना रखा था जो कि पूरा का पूरा इसका क्या करा करते थे? नेतृत्व किया करते थे। ठीक है, बात करी जाए इसकी पहली बैठक की तो ध्यान रखिएगा स्थापना के बाद गदर पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो कहां हुई थी, तो वो कैलिफोर्निया में हुई थी। कहां हुई थी? कैलिफोर्निया में, दिसंबर 1913 में। आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। और ये जो बैठक हुई थी इसी के अंतर्गत जो गदर पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य थे उनकी सभी की सभी लिस्ट यानी कि पूरी की पूरी घोषित किया गया कि कौन कौन क्या है, कौन कौन क्या है, क्या कौन कौन क्या नहीं है। पूरी की पूरी लिस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, बस आपने अध्यक्ष याद रख लिया, उपाध्यक्ष याद रख लिया, संस्थापक याद रख लिया, बहुत है।
ठीक है। तो यहां पर बस इतना ध्यान रखिएगा कि गदर पार्टी की पहली बैठक कहां हुई थी, तो वो दिसंबर 1913 में कैलिफोर्निया में हुई थी। ओके, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इस चीज के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे चलें तो गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों गदर पार्टी का उद्देश्य साफ साफ दिख रहा था, साफ साफ उनको पूरा का पूरा किसी भी प्रकार से ब्रिटेन जो रूल चल रहा था उनको समाप्त करना था। इसलिए शाब्दिक अर्थ में लिख लीजिए कि गदर पार्टी की पहली सभा के विचार थे कि अंग्रेजी राज के विरुद्ध हथियार उठाना गद्दारी नहीं, महायुद्ध है। जैसे कि उस समय जो अंग्रेज के खिलाफ युद्ध उठा रहे थे, हथियार उठा रहे थे, तो अंग्रेज लोग उसको गद्दार कह रहे थे। तो इन्होंने कहा, गदर पार्टी वालों ने, कि भारतीय राज्य को या देश को अंग्रेजी राज्य से हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, उनके लिए विरुद्ध आपने हथियार उठाए हैं, तो ये कोई गद्दारी नहीं है, ये क्या है, महायुद्ध है। और हम इस विदेशी राज के आज्ञाकारी नहीं है, घोर दुश्मन है। हमारी इस दुश्मनी को अंग्रेज गद्दारी कहते हैं, इसलिए वह हमारी 1857 की आजादी की जंग को गद्दार कहते आ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति कितनी ज्यादा भयंकर हो गई थी, भारत के बारे में वहीं पता चल गया था ब्रिटेन को कि भाई अब ज्यादा दिन यहां पर हमारा खर्चा पानी नहीं चलेगा। उन्हीं के बाद अलग अलग प्रकार के विद्रोह होने लगे। तो ये जो गदर पार्टी वाले लोग थे, ये कह रहे थे कि हमने अंग्रेजी राज के खिलाफ हथियार उठाए हैं, तो ये कोई गद्दारी नहीं है, ये महायुद्ध है। हम विदेशी जो राज कर रहे हैं, हम अपने देश से इन्हें भगाना चाहते हैं और स्वशासन लाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे जो अंग्रेज थे उस समय, अंग्रेज कह रहे थे, जैसे 5857 में जैसे विद्रोह हुआ था, उसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि ये सारे के सारे क्या है, गद्दार हैं, जो कि ब्रिटेन के खिलाफ हो रहे हैं। ठीक है, इसी में साथ में दोस्तों ये जो गदर पार्टी है, इन्होंने ही प्रत्येक, ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा जो समुदाय था, इन्होंने प्रत्येक माह $1 चंदा देने की बात कही। किनको? उस समय जो भारतीय कारीगर थे या भारतीय जो काम किया करते थे उनसे, कि प्रति आपको माह क्या करना है, $1 चंदा देना है। किस लिए देना है चंदा $1? क्योंकि दोस्तों उस समय ये जो थे पत्रिका निकाला करते थे। क्या निकाला करते थे? अखबार निकाला करते थे, जिसका नाम था गदर का अखबार, जो कि हिंदी, पंजाबी और उर्दू में छपा करता था। किसमें? पंजाबी, हिंदी और उर्दू में छपा जाता था, निकाला जाता था, जिसमें फ्रंट पेज जो था वो अंग्रेजों को जो कुशासन चल रहा था उनके बारे में पूरा का पूरा विस्तारित रूप में उसमें छापते थे ये लोग। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अखबार चलाने के लिए इन्होंने सभी भारतीयों से $1 चंदा देने की बात कही थी, और ये अखबार छप रहा था उस समय। वो बात अलग है कि 1948 में जब भारत को आजादी मिली तो इसको रद्द कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये क्या कर रहे थे? तो ये अखबार चला रहे थे। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इस चीज के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, आगे चलें तो दोस्तों ये गदर पार्टी जो थी, इसकी गतिविधियां क्या थी समझिए। ये गतिविधि आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोस्तों जब हम आगे चलेंगे विश्व युद्ध की तरफ, तो वहां पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। तो आप लोगों को पता है 1914 के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो चुका था। तो गदर पार्टी के कुछ सदस्य जो थे वो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो सशस्त्र क्रांति के क्या कर रहे थे, बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। तो उसके लिए वो लोग कहां पहुंचे थे? तो पंजाब पहुंचे थे, और पंजाब पहुंचकर वे हथियारों की तस्करी और ब्रिटेन जो सेना थी उसमें भारतीय सैनिकों को विरोध क्या कर रहे थे, विरोध के लिए उन्हें उकसा रहे थे। उनको उकसाने में वो लोग क्या हुए थे, सफल भी रहे, कि आप लोग भारतीय सेना, भारतीय तो लेकिन सेना में काम कर रहे हो। तो उनको क्या कर रहे थे, ये उकसा रहे थे, और उकसाने में ये लोग सफल भी हुए। आगे जाकर इसका जो रिजल्ट निकल के आया, जिसे अब क्या कह दिया गया, गदर विरोध के रूप में इसको जाना गया, और अंग्रेजों ने लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत इनके ऊपर मुकदमा चलाया, और इस मुकदमे के अंतर्गत जो 42 विद्रोही थे, ये जो पूरा गदर पार्टी के अंतर्गत 42 विद्रोही थे, उनको पकड़ा और उनको केस करने के बाद मार डाला। मतलब गदर पार्टी के 42 लोगों को क्या कर दिया गया, यहां से मार डाला। और फिर गदर पार्टी जो थी वो इंपीरियल जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य के समर्थन से 1914 से लेकर 1917 तक जो भी आपके ये उपनिवेशवाद थे उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई जारी रखी, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या थे, ब्रिटिश विरोधी केंद्रीय शक्ति का एक क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उसी का ये क्या थे, हिस्सा थे। इसलिए जो गदर पार्टी वाले थे वो आगे जाकर इंपीरियल जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य के समर्थन में चले गए, और उनके साथ इन्होंने अपना कार्य वहां से
आगे बढ़ाया, क्योंकि उस समय ये भी क्या थे, ब्रिटेन शासनकाल के विरोधी के रूप में लड़ रहे थे। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आपकी शुरुआत हो जाती है किसकी, विश्व युद्ध 1914 की। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हमने दो चीज पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा दिल्ली दरबार क्या था, और दूसरा हमने पढ़ा कि ये पूरा का पूरा ये जो गदर पार्टी है वो क्या है। इसके बाद जो गदर पार्टी है वो कहां चली गई थी, विश्व युद्ध में चली गई थी, जो कि 1914 से लेकर, और विश्व युद्ध को लेकर हमारे भारत की भी कुछ भूमिकाएं थी, क्योंकि वहां पर भी अलग अलग बातें कही गई थी अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन विश्व युद्ध अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, आज उसको कवर नहीं करेंगे। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम विश्व युद्ध को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि 1911 में इंग्लैंड में किंग जॉर्ज परचम ने राज्याभिषेक के अवसर को मनाने के लिए भारत में एक दरबार कहां आयोजित किया था। तो आप लोगों को पता है अलग अलग जो सम्राट जब सम्राज्ञी बनते थे तो दिल्ली के अंतर्गत ये क्या करते थे, दरबार लगाते थे, एक बड़ा सा उत्सव लगाते थे, उत्सव किया करते थे। तो ये कहां किया गया था दोस्तों, दिल्ली के कोरोनेशन पार्क के अंतर्गत किया गया था आज के वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने क्या लगाया, बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार ब्रिटिशों द्वारा आयोजित भारतीय शाही शैली जैसी एक सामूहिक सभा थी, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, दिल्ली दरबार के अंदर राज्याभिषेक हुआ करता था। राज्याभिषेक कहां होता था, पहले भारत में हुआ करता था। तो उसके लिए उन्होंने एक सामूहिक भारत जैसा ही शाही निकालने का प्रयास किया। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कथन है, देखो पहला, इसका आयोजन जो था वो भारत के सम्राट या फिर महारानी के उत्तराधिकारी को चिन्हित करने के लिए, बिल्कुल दोस्तों महाराज और महारानी घोषित करने के लिए किया जाता था भारत के, पहला ठीक है। अगला 1877 दिल्ली दरबार में जो किंग या किन विक्टोरिया थी ने उसको क्या दिया गया था, तो उसको दिया गया था हमारा केसरे हिंद। यहां पर ये मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, फेसरे हो गया, वो केसरे हिंद होना चाहिए, उसकी उपाधि उन्होंने धारण करी थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला है 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल का विभाजन जो है जॉर्ज परचम के द्वारा रद्द कर दिया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों के तीनों ठीक है। क्या पूछना था, ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा सही है, सही है तो ये है, तो ऑप्शन नंबर डी। जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। आगे चलते हैं, आगे है दोस्तों असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। तो असम जो है स्वतंत्र प्रांत कब बनाया था, तो भाषा के आधार पर इसको क्या कर दिया गया था, तो आज के समय पर जो कि एक कमिश्नरी एक स्टेट बना दिया गया था, एक यूटी बना दिया गया था। और ये किसके अंतर्गत हुआ था दोस्तों, करजन ने 1905 में, नहीं दोस्तों इसके विभाजन के दौरान नहीं, ना ही मिंटो सुधार के अंतर्गत, 1911 के बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ तब यह दिल्ली दरबार के अंतर्गत घोषणा करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस दोस्तों ने लगाया सी वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन, बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ था, तो बंगाल का एकीकरण भाषा के आधार पर संपन्न हुआ था, जो कि कब हुआ था, 1911 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर 11 लगाया डी वो सही लगाया। बंगाल को एक अलग कर दिया, बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया और आसाम को अलग कर दिया। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया था, तो अब 1906 के अंतर्गत पूरा बांटा गया इसको, तो बांटने के बाद विरोध बहुत प्रदर्शन चल रहे थे, तो 1911 में आकर इसको पुनर्गठन किया गया जॉर्ज परचम और लॉर्ड हार्डिंग के वायसराय के कार्यकारिणी क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस दोस्तों ने इसका बी लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई, तो यहां पर भी जॉर्ज परचम ने घोषणा कर दी थी कि अब जो है दिल्ली की भारत की राजधानी कलकत्ता ना रहकर दिल्ली रहेगी। और वो कब से घोषित करा था उन्होंने, तो दिल्ली दरबार 1911 में घोषणा करी थी। बनी 1912 में थी वो बात अलग है, लेकिन घोषणा 1911 में कर दी थी। ठीक, अगला है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुई, तो लॉर्ड मिंटो में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, या फिर ऑप्शन नंबर डी
चैम्सफोर्ड या फिर रीडिंग। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, जब हम ये पूरा का पूरा जॉर्ज परचम वाला पार्ट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि 1911 के आसपास कौन था, तो 1900 आसपास के 11 के आसपास लॉर्ड हार्डिंग जो था वो उस समय का वायसराय था, और उसी के समय काल में पूरा का पूरा परिवर्तित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल, दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां थी, तो कलकत्ता थी। तो जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अब यहां पर कई दोस्तों को पता चला होगा कि अच्छा दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी पहले दिल्ली ना होकर कलकत्ता थी। तो हाँ दोस्तों, 1911 से पहले दिल्ली क्या थी, राजधानी नहीं हुआ करती थी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे चलें तो निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। तो देखो दोस्तों, स्थापना की बात करी गई है तो स्थापना में दो जनों का नाम मैंने आपको समझाया था आता है, तो कौन सा नाम है यहां पर देख लो, ये रहा लाला हरदयाल। अगर लाला हरदयाल हो तो लाला हरदयाल लगा लो, और सोहन सिंह हो तो सोहन सिंह लगा लो, जो भी नाम हो उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस दोस्तों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया वो सभी के सभी दोस्तों ने क्या लगाया, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन है। तो देखो दोस्तों, संस्थापक अध्यक्ष बोल रखा है तो अध्यक्ष बात करी गई है, तो अध्यक्ष कौन था, तो सोहन सिंह भाकना जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस दोस्तों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया वो दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, चलिए आगे चल। ओके लीजिए भाई, ये था दोस्तों आज के अपने दो इंपॉर्टेंट, उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो कार्यकारिणी चल रही थी, वो एक दिल्ली दरबार हमने पढ़ा और दूसरा हमने गदर पार्टी पढ़ा। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। बाकी अब मुझे बताइएगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों के 10 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हुए, ताकि आप लोगों का मुझे फीडबैक में मिले। और आप लोगों को पता ही है कि कभी भी कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलता है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहीं पर ही क्लास का जो भी होता है उसका पीडीएफ भी वहीं पर ही आप लोगों को शेयर किया जाता है। तो पीडीएफ भी आप लोग वहीं से ही डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, नोटिफिकेशन भी आपको क्लास का यहीं से ही मिलेगा अगर किसी बच्चे ने क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा एक टॉपिक, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या दो इंपॉर्टेंट चरण के बारे में बात कर ली। आगे जब चलेंगे तो दोस्तों अब प्रथम विश्व युद्ध की बात करेंगे, फिर उसके बाद में लखनऊ पैक्ट तक जाएंगे, फिर आगे हम चलेंगे होम रूल की तरफ, और अपना ये जो उग्रवादी चरण है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम गांधी युग की तरफ चलेंगे। ठीक, तो चलिए आज के दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।